हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रोही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। अब एनसीईआरटी बुक जो है वो 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ही सारी, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मोस्टली बच्चों को जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए जो है आज हम जो हमारा चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुक से, ताकि 12th क्लास वाले बच्चों की तो हेल्प हो ही, लेकिन अदर जो बड़ी बड़ी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पाई मोहर, है ना। हड़प्पाई मोहर कौन सी? ये वाली, है ना। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु घाटी सभ्यता कहो, ठीक है, ये इनकी जो विशिष्ट पुरावस्तु है वो कौन है? हड़प्पाई मोहर। ओके, हड़प्पाई मोहर कहाँ रही? ये रही। सेलखेड़ी नामक से बनाई जाती थी, और इन्होंने कहा जो हड़प्पाई मोहर है वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? सेलखेड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि से चित्र उत्कीर्ण थे जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा गया। मतलब कि इन्होंने कहा कि ये हड़प्पाई मोहर है जो कि पूरा वस्तु है, जो कि किससे बनाई जाती है? सेलखाड़ी पत्थर से बनाई जाती है, ठीक है। और इनमें ये कहा कि इस पर जो है सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि से चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं जो अभी तक नहीं पढ़ी गई, ठीक है। जैसे कि ये है हमारी हड़प्पाई लिपि, है ना, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई जो मोहर है इस पे क्या है? तो जानवरों के चित्र, ये जो है क्या है? जानवरों के चित्र है, ठीक है। और ये तो हो गया जानवरों के चित्र, लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसी लिपि भी है ना, लिपि के चित्र भी जो उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब होता है खुदे हुए, ठीक है। और लिपि कौन है? तो ये जो है ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये क्या है? हड़प्पा की लिपि है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये अभी तक नहीं पढ़ी गई। ओके, आगे। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में अन्य उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु, जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों, मुद्राओं, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिलती है। मतलब कि उन्होंने कहा कि ये जो लिपि है हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन उन लोगों के बारे में हमें जानकारी प्रेस से प्राप्त होती है। तो उन्होंने जो भी पुरावस्तुएं छोड़ी है उनसे हमें जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है, जैसे कि उनके औजार हो गए, आभूषण हो गए, मोहर जो हो गई, इससे जो है हमें उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। मतलब हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं, ठीक है। हम यहाँ अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है हमेशा रहेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो कि हमें नहीं पता, और हो सकता है कि हमेशा ही हमें ना पता रहे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें कि हड़प्पा मोहर के बारे में बताया। अब दूसरा हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी को क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातत्वविद संस्कृति भाषा का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो कि एक विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के संदर्भ में पाए जाते थे। इन्होंने क्या किया कि पुरातत्वविद जो है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? कुछ पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते थे जो कि किसके होते थे? विशिष्ट शैली के होते थे, ठीक है। और ये सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड के संदर्भ में पाए जाते थे। मतलब कि एक साथ और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जो उसके संदर्भ में पाए जाते थे। ओके, हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट शामिल है, ठीक है। मतलब पुरावस्तुओं में क्या क्या है? तो मनके, मनके मतलब कि मोती, जैसे कि आज मोती होते हैं ना, ये क्या है? हमारे मनके हैं, ओके।
जिनसे कि माला वाला बनाई जाती थी। उसके बाद है बाट। बाट क्या है? तो ये जो है ना, ये बाट है जिनका उपयोग जो उस समय किसी भी चीज़ को तोलने में की जाती थी। फिर आते हैं पत्थर के फलक, है ना। पत्थर के फलक क्या? तो ये है ना, ये कुछ पत्थर के बने होते थे जो कि यहाँ से क्या होते थे, नुकीले होते थे। ओके, और ईंटें भी जो है वो शामिल है। ये क्या है? पुरा वस्तु है जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिले। मतलब ये हमें कहाँ कहाँ मिली है पूरा वस्तु? तो अफगानिस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ से जो है हमें मिले हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। और ये जो जगह है ये क्या है? एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े क्षेत्र तक जो है थी फैली हुई थी। ओके, आगे। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी की गई थी। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो है यही स्थान जो है खोजा गया था, हड़प्पा नामक स्थान जो है खोजा गया था, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है ना। इस काल का निर्धारण कब हुआ था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था ना। ये हड़प्पा सभ्यता का क्या है? कालखंड है। ठीक, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहली और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और प्रवृत्ति हड़प्पा कहा जाता है। मतलब कि इसके पहले, ये जब संस्कृत सभ्यता थी, इसके पहले भी कोई सभ्यताएं थी और उसके बाद में भी थी। ओके, इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे क्या कहते हैं? विकसित हड़प्पा संस्कृति जो है वो भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रही हूँ। आगे हमारा पॉइंट है सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा आरंभ। आरंभ क्या है? ठीक है, तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मत भांडों शैली के संदर्भ में तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। बस्ती आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर होती थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने के से ऐसा प्रतीक होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमबद्ध था। ठीक है, मतलब कि आरंभ में क्या है? तो आरंभ में इन्होंने ये कहा कि पहले जो होती थी हमें साक्ष्य किससे मिले? तो जो भी कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, शिल्पकार जो हो गया, इससे हमें साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मतलब कि सबूत या फिर उस चीज़ की जानकारी। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि आरंभ में जो बस्तियाँ होती थी वो आमतौर पर क्या होती थी? छोटी होती थी, और बड़े आकार की जो संरचना होती थी वो कैसे होती थी? ना के बराबर होती थी। ओके, इसके बाद इन्होंने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर कोई भी इलाके को जलाए जाने के भी संकेत मिले हैं, और ऐसा कि किन स्थानों को जो त्याग दिया जाता था उसके भी जो है संकेत मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आरंभ। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, हमारा सेकंड पॉइंट है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके क्या है ना? अपने मानचित्रों में। ठीक है, वैसे हमारे लिए जो मैप है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं मैप की वीडियो अलग से आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, आपने मानचित्रों में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, है ना। मतलब इन्होंने कहा कि आपने विकसित हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थान ऐसे देखे होंगे कि वो कहाँ पर पनपी है? जहाँ पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी पहले से, उन जगह पर भी जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता पनपी है। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है। इन संस्कृतियों में कई क्या है? निर्वाह के तरीके, ठीक है, क्या है? सम्मिलित है, जो कि क्या है? समान है। मतलब कि विकसित सभ्यता और आरंभिक सभ्यता में कुछ ऐसे निर्वाह के तरीके हैं जो समान है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से उत्पादन और जानवर, जिनमें मछलियां भी शामिल थी, से प्राप्त भोजन करते थे। मतलब कि क्या करते थे? पहले के जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे? पेड़ पौधे और जो जानवर जिनमें मछलियां भी शामिल है, इससे क्या करते थे? भोजन प्राप्त करते थे। ओके, आगे
जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। हड़प्पा स्थानों में मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, सफेद चना, दाल, तिलहन आदि सम्मिलित थी। बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि निर्वाह मतलब कि वो अपना जीवन किस प्रकार बिताते थे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि ये तो पेड़ पौधे से जो है अनाज प्राप्त, पेड़ पौधे जो भी फल वल मिलते थे वो, और साथ में मछलियाँ, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ जले हुए दाने में भी मिले। तो पूरा स्थल से हमें अनाज के कौन कौन से दाने मिले, तो अनाज के जो दाने मिले उनमें क्या क्या मिला है हमें, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जो है आदि जो है शामिल है, ठीक है। और बाजरे के दाने में कहाँ से मिले, गुजरात के स्थानों से जो है मिले हैं। ओके, क्लियर। आगे हड़प्पा संस्कृति से मिले जानवरों की हड्डी में, अब हमें जानवरों की हड्डियां भी मिली है, दाने तो मिले ही मिले हैं, जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिनमें कि मवेशी, भेड़, बकरियां, भैंस, सुअर की हड्डियां मिली है, ठीक है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है कि कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली है, तो ये आप पढ़ लेना। आगे, और इन जानवरों के अलावा कुछ ना जंगली प्रजातियों के भी जानवर मिले हैं, जैसे कि सुअर, हिरण, घड़ियाल, इनकी भी हड्डियां जो है मिली है। ओके, हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य अखरेट समुदाय में इनका मांस प्राप्त करते थे। मछलियाँ तथा पक्षियों की भी हड्डियां मिली। अखरेट का मतलब होता है शिकार, है ना। तो क्या है कि हमें ये भी पता चला है कि जो है हड़प्पा वासी जो है वो अखरेट समुदाय से इनका जो है मांस प्राप्त करते थे। ओके, और हमें पक्षियों में किस पक्षियों की भी हड्डी मिली, मछली और पक्षियों की भी हड्डी जो है हमें मिली है। तो यह है निर्वाह का तरीका। निर्वाह का तरीका मतलब कि वो लोग अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते थे। ओके, आगे आता है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी क्या है, तो हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृद मूर्तियों को इंगित करती है कि वृश्चिक के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्ववाद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही चेलिस्तान से कई स्थानों और बनावली से मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप भी मिले हैं। ओके, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी। तो कृषि प्रौद्योगिकी में ये है कि जो अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन कृषि विधि किस प्रकार की थी इसकी जानकारी मिलना जो है कठिन था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा माना जाता था क्या बीजों का छिड़काव किया जाता था, या फिर जो है किस प्रकार से खेती की जाती थी। ओके, तो हमें क्या है खेत जोतने की, यहाँ पर ऐसा माना जाता है, पुरातत्वविदों का मानना है कि खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, बैलों का प्रयोग जो है वो किया जाता था। और चेलिस्तान जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि चेलिस्तान के कई स्थान और बनावली में मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले, ठीक है। कई बार पूछता है कि मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप कहाँ पर मिले, तो बनावली और चेलिस्तान में मिले। प्रतिरूप का मतलब होता है कॉपी, है ना, जैसे रियल चीज़ होती है लेकिन उसकी कॉपी को बोलते हैं प्रतिरूप। ओके, उसके अतिरिक्त तो पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगन से, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आरंभिक हड़प्पा के स्तरों के संदर्भ में, इस खेत में हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कि यहाँ पर जुते हुए खेत कैसे होते थे, तो यहाँ पर रेखाएं क्या होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए होती थी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसल जो है वो उगाई जा सकती थी। ओके, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों के बिठाए गए पत्थर के हलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जो एकदम सही हो, हमने बस साक्ष्य के आधार पर ही पता लगाया है, ठीक है। और लिपि
तो पढ़ी ही नहीं गई है। तो यहाँ पर पुरातत्वविद वो है कि ये जो फसल तो उगाते थे, लेकिन क्या फसल को काटने के लिए लकड़ी के हत्थे का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे, ये भी क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होते थे। ठीक है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, मतलब कि कुछ इलाके ऐसे रहते थे जो कि अर्ध शुष्क रहते थे, जहाँ पर हमें क्या मिलती थी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, है ना। अफगानिस्तान में सेतुगई नामक हड़प्पा स्थल में नहरों के भी कुछ अवशेष मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहरों के अवशेष कहाँ मिले, तो सेतुगई में। ठीक है, सेतुगई कहाँ, अफगानिस्तान में, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। मतलब कुछ जगह जो है नहरों के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती थी, परंतु कुछ स्थानों पर नहीं मिले। कि प्राचीन नहरें पहले ही गद में भर गई थी, और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग भी कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। मतलब कि सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो नहरों का, और उसके बाद कुएं से प्राप्त पानी का भी जो है प्रयोग किया जाता था सिंचाई करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर केंद्र। ठीक है, इसके बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में आज पढ़ भी लेते हैं। तो क्या है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था, शहरी केंद्रों का विकास। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। मतलब कि इन्होंने कहा कि आइए हम एक शहर मोहनजोदड़ो जो है इसको भी बारीकी से देखते हैं। ओके, हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, है ना। मतलब कि सबसे पहले जो खोजा गया है वो तो हड़प्पा है, लेकिन सबसे पूरा स्थल कौन सा है, प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो। ठीक है, बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। ठीक है, दो भागों में थी, एक तो बहुत छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था, और एक बहुत बड़ा था जो कि ऊंचाई पे बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, दुर्ग जो है ये बहुत ही छोटा था लेकिन इसको बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया था। और ये है निचला शहर जो कि नीचे था और लेकिन बहुत ही बड़ा था। ओके, यहाँ पर जो है बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, जो कि आप इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। पुरातत्वविद जो है इन्होंने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया, जो कि मैं आपको डायग्राम में बता चुकी हूँ। ठीक है, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ था कि इसे निचले शहर से अलग रखा गया। मतलब दुर्ग जो है वो क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। तो इस ऊंचाई से क्या बनाया गया था, पहले कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे, उसके बाद दुर्ग जो है बनाया गया था। और इसको क्या किया गया था, दीवार से, मतलब जैसे कि ये बना दिया गया है उसको दीवार से क्या कर दिया गया था, घेर दिया गया था, और यहाँ पर दुर्ग था। ओके, ऐसा जो है किया गया था। जो क्या करता था, जो इसे निचले शहर से क्या करता था, अलग करता था। ठीक है, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, ये भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करते थे। मतलब कि पूरा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ कुछ भवन ऐसे थे जो कि ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। कुछ और देखेंगे। एक बार चबूतरे को यथार्थ बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे को एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीक होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया, फिर उसके अनुसार क्रियान्वयन। मतलब कि उन्होंने क्या किया, पहले बस्तियों का नियोजन किया गया, है ना। पहले बस्तियों का जो है मैप वैप तैयार किया गया, उसके बाद जो है उन्हें लागू किया गया, मतलब क्रियान्वयन मतलब कि बनाई गई। ठीक है, नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। ईंटें जो है वो नियोजन का क्या एक लक्षण है। ठीक है, ईंटें कैसे, पहले धूप में सुखाकर और भट्टी में जो है पकाकर बनाई गई थी। एक निश्चित अनुपात की होती है, ईंटें जो है वो क्या होती है, एक निश्चित अनुपात की होती है, जहाँ लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती है। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग लाई जाती थी। यहाँ पर इन्होंने ईंटों को बताया गया है कि ईंटें किस प्रकार की होती थी। तो ईंटें जो है धूप में सुखाकर भट्टी में पकाकर एक निश्चित अनुपात की होती थी, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी व 2 गुनी होती थी। ठीक है, और ये जो इस प्रकार की जो
ईंटें है हड़प्पा सभ्यता की बस्ती में जो है प्रयोग में लाई जाती थी। ओके, आगे आगे है हमारा पॉइंट नालों का निर्माण। ठीक है, मतलब कि ये हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यहाँ की एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली है। मतलब कि जो अनूठी सबसे अनूठी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जल निकास प्रणाली। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रेड पद्धति द्वारा बनाया गया था। नक्शा जैसे कि मैंने आपको उधर बताया था, उस पेज पर था जहाँ पर दुर्ग और निचला शहर बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप जब निचले शहर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो सड़कें और जो नालियाँ हैं, ठीक है, सड़कें और जो गलियाँ हैं वो क्या बनाई गई है, एक ग्रेड पद्धति द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ग्रेड पद्धति कैसे है, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसा प्रतीक होता है कि पहले नालियाँ के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। मतलब कि क्या प्रतीक होता है कि सबसे पहले नालियाँ बनाई गई, फिर गली बनाई गई, और गली के पास अगल बगल मतलब इस साइड भी और इस साइड भी क्या बनाए गए, घर बनाए गए हैं, है ना, ऐसा प्रतीक होता है। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा गया तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का नाली से सटक होना आवश्यक था। ओके, तो ये थी जल निकास प्रणाली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली वो किस पद्धति द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर होगा गेंद पद्धति। गेंद पद्धति क्या होती है, तो एक ऐसी पद्धति जहाँ पर एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती है, और यहाँ पर पहले नालियाँ बनाई गई, फिर गलियाँ, और फिर उसके अगल बगल घरों का निर्माण किया गया, आवासों का। अब आता है अगला पॉइंट, गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है ना। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो क्या करता है, आवासीय भवनों का उदाहरण पेश करता है। इसमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, है ना, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, मतलब यहाँ पर शहरी आवास भवन कैसे होते थे, तो सबसे पहले क्या होता था, एक आंगन होता था। ठीक है, आंगन के चारों ओर क्या होती थी, चारों ओर कमरे बने होते थे। ओके, और ये जो आंगन होता था इसमें क्या करते थे, खाने बनाने, कटाई, ये सब जो है काम किए जाते थे। ओके, खास तौर से गर्मी तथा शुष्क मौसम में, ठीक है, गर्मी या ठंडी में, यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। एकांतता मतलब प्राइवेसी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो किसको दी जाती थी, प्राइवेसी को दी जाती थी। ठीक है, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़की नहीं होती थी। मतलब कि जो हमारे नीचे है ना, फर्स्ट मंजिल जो होती थी, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर जो है खिड़कियाँ नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के अंतर्गत भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया गया था। मतलब कि जैसे कि गेट है तो गेट के, जैसे कि एग्जाम्पल ये रहा है ना, यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर गेट है, तो गेट के यहाँ पर आंगन नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया इन्होंने, दीवार दी है। ठीक है, ताकि कि आंगन का जो हिस्सा है लोग नहीं देख पाए। आंगन जो है इन्होंने यहाँ पर दिया है, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो आंगन जो है वो डायरेक्टली नहीं देते थे कि गेट से जो है आंगन दिखे। ओके, हर घर का ईंटों के फर्श पर से बनना अपना एक स्नानाघर होता था। हर घर में क्या होता था, स्नानाघर होता था, जिसकी नालियाँ द्वार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। ठीक है, इसकी नालियाँ क्या होती थी, घर की नालियाँ से सड़क की जो नालियाँ होती थी उससे जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई जाने वाली सीढ़ियों के अवशेष भी मिले। मतलब कि छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं उसके भी हमें क्या मिले, अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिन्हें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीर द्वारा किया जाता। मतलब कि यहाँ पर कुएं भी बनाए जाते थे, और कुएं कैसे कमरे में बनाए जाते थे जहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, मतलब बाहर से भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बाहर से कोई व्यक्ति जो आता है ना, वो राहगीर है ना, वो भी क्या कर सकता है, उसका प्रयोग जो है कर सकता है उसके पानी का। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी, है ना। ये भी हम याद रख सकते हैं अगर चाहें तो, कि कुओं की संख्या कितनी थी मोहनजोदड़ो में, 700 के बराबर लगभग। दुर्ग
दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य का मतलब तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना। साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है ना। साक्ष्य मिले जिनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए। इसमें एक माल गोदाम क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी विशाल संरचना जिसे ईंटों से बनने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो कि लकड़ी से बने हुए थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए और विशाल स्नानगृह शामिल थे। मतलब कि माल गोदाम क्या होता है, तो जमीन के नीचे, जैसे कि आज के टाइम पर हमारे जो तलघर होते हैं ना, वैसा, जो कि नीचे का हिस्सा जो ईंट से बनाया जाता था और ऊपर का जो हिस्सा है वो लकड़ी से बनाया जाता है। लेकिन लकड़ी से जो हिस्सा बना था वो तो क्या हो गया, बहुत ही पहले नष्ट हो गया। नीचे के हिस्से जो है वो हमें मिले हैं। ओके, विशाल स्नानगृह आंगन में बनाया गया एक आयताकार जलाशय होता था। स्नानगृह क्या होता था, आंगन में बनाया जाता था और एक आयताकार जो है जलाशय होता था। आप इस डायग्राम को देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दिया है, जैसे कि दिया विशाल आंगन, माल गोदाम, सीढ़ियाँ, है ना। आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी है। विशाल स्नानगृह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा होता था। मतलब कि ऐसा चौखुट सा क्या होता था, आयताकार होता था जिसके चारों ओर क्या होते थे, गलियारे होते थे। ठीक है, जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी व दक्षिणी भाग में दोनों ओर सीढ़ियाँ बनाई थी। ठीक है, और दोनों तरफ क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी कि इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। ओके, जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा करता था जिसके गारे से प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। ठीक है, मतलब कि ईंटों से बनाया जाता था और जिप्स का प्रयोग किया जाता था इनको चिपकाने के लिए। जैसे कि आज के टाइम पर हमारे जब घर बनते हैं तो ईंटों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेत और सीमेंट का। तो वैसे जो उस टाइम जिप्स का जो है प्रयोग किया जाता था इनको चिपकाने के लिए। इसके तीनों ओर कक्ष बने होते थे और तीनों ओर क्या बने रहते थे, कक्ष मतलब कि कमरे। इनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। एक क्या होता था, कुआं, है ना। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बाहर जाता था। जलाशय का जो पानी है वो क्या होता था, एक बड़े नाले के द्वारा बाहर जाता था, क्योंकि यहाँ पर नालियों की जल निकास प्रणाली तो आपको पता है एक अनूठी है और बहुत ही अच्छे से की जाती है, इसलिए, है ना। उसके ऊपर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानगृह बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानगृह बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों तरफ कितने, 4-4 स्नानगृह बने होते थे। प्रत्येक स्नानगृह से नालियों गलियों के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्गा क्षेत्र से कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशिष्ट अनुष्ठान स्थान के लिए किया जाता था। मतलब कि ये जो स्नानगृह होते थे, मतलब जो दोनों तरफ 4-4 होते थे जो कि नालियों और गलियों से जुड़े होते थे, है ना। तो इनका इससे क्या प्रतीक होता था कि ये जो स्नानगृह बनाए गए थे, ठीक है, जहाँ इसमें का प्रयोग हम किसके करते थे, विशिष्ट जो भी स्नान होता था उसके लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की जो हमारा जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।